नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। शुक्रवार से प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसके बाद 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। कोरोना की कमजोर पड़ती लहर के बीच पूरी सावधानी के साथ स्कूल खुलेंगे। इसे लेकर जहां सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, वहीं स्कूल भी पूरी तरह से तैयार हैं। एक तरफ सरकार ने स्कूल खोलने का ऐलान किया तो दूसरी तरफ छात्रों को स्कूल आने या न आने की छूट भी दी है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कोरोना ने जहां लोगों की जिंदगियों को प्रभावित किया है, तो वहीं सबसे ज्यादा प्रभाव शिक्षा पर पड़ा है। करीब 1.5 साल से कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। बच्चों को जरूर ऑनलाइन शिक्षा दी गई, लेकिन अभिभावक कभी भी ऑनलाइन शिक्षा से संतुष्ट नहीं दिखे। अब इसी समस्या को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार शुक्रवार से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने जा रही है, जिसको लेकर सभी स्कूलों ने तैयारियां पूरी कर ली है। स्कूलों में साफ सफाई के साथ ही बेंचों को भी कम किया गया है, ताकि 50% क्षमता के साथ छात्रों को शिक्षा दी जा सके। यानी कोरोना से लड़ाई भी जारी रहे और बच्चों की पढ़ाई भी जारी रहे, ताकि छात्र अपना भविष्य संवार सके। स्कूल कितने तैयार है, इसके जायजा के लिए हमारी टीम फरीदाबाद के एक सरकारी स्कूल में पहुंची, जहां हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर उन तैयारियों का जायजा लिया, जिसके निर्देश सरकार के तरफ से जारी किए गए थे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रदेश के स्कूल पूरी तरीके से तैयार हैं। इस वक्त हम फरीदाबाद के सरकारी स्कूल में मौजूद हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं, आइए जायजा लेते हैं और देखते हैं अंदर की किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि कल से तमाम प्रदेश के स्कूल कहीं ना कहीं खुलने जा रहे हैं और उसके बाद से तमाम जो सरकारी स्कूल है और जो निजी स्कूल है, किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं स्कूलों को लेकर साफ तौर पर है। न्यूज ग्राउंड जीरो पर रुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आज जो बच्चे एडमिशन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। थर्मामीटर से उनकी बच्चों की कहीं ना कहीं चेकिंग हो रही है। ये प्रॉपर मास्क यहाँ पर, यानी कि कल आप यहाँ पर स्कूल आएंगे तो ये प्रॉपर मास्क आपको यहाँ पे मिलेगा। एक तरफ स्कूल खोलने की तैयारियां पूरी हो गई हैं, स्कूल प्रबंधन पूरी तरह से तैयार है, तो दूसरी तरफ स्कूल स्टाफ सहित स्कूल के प्रिंसिपल भी बच्चों को कोरोना के नियमों के साथ शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। कल से स्कूल शुरू हो जाएंगे। बच्चे सिर्फ 3 घंटे के लिए आएंगे और वो भी अपने माँ बाप की सहमति पत्र लेके। जैसे ही बच्चा कोई स्कूल के गेट पे आएगा तो हम उसके हैंड सैनिटाइज कराएंगे तथा उसका टेम्परेचर नोट करेंगे। यदि उसका टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है या उसे किसी भी तरह की कोई कोविड संबंधित बीमारी दिखाई देती है तो हम उसे वापस भेज देंगे। उसे कहेंगे अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा के, टेस्ट करवा के तब स्कूल में आए। उसके बाद बच्चा स्कूल में अंदर आएगा तो क्लासरूम में उसे डायरेक्ट क्लासरूम में भेज देंगे और क्लासरूम में उसका क्लास इंचार्ज क्लास के गेट पे ही मिलेगा। वो फिर दोबारा उसका मास्क वगैरह चेक करेगा, मास्क बच्चे ने लगाया हुआ है या नहीं। कल सिर्फ 50% बच्चे बुलाए जाएंगे। रोटेशन में बच्चों को बुलाना है। जैसे विद्यालय में 2 सेक्शन है हर क्लास में, एक बॉयज़ एक गर्ल्स, तो हम 50% बच्चों को बुला रहे हैं। और जैसे ही बच्चे स्कूल में एंट्री करेंगे, सबसे पहले गेट के ऊपर तो उनका टेम्परेचर चेक होगा। उसके बाद हर बच्चे को मास्क में आना होगा। उसके बाद एक डेस्क पर एक बच्चा ही बैठेगा। उधर नागल चौधरी के मॉडल संस्कृति स्कूल धुलेड़ा में भी तैयारी पूरी है। वहां के प्राचार्य ने बताया कि विभाग की गाइडलाइन के अनुसार ही बच्चों को स्कूल में आने की अनुमति दी जाएगी। बच्चे विद्यालय में आएंगे, अपने पेरेंट्स से लिखवा करके लेके आएंगे कि उनको यहाँ विद्यालय भेजने में कोई ऐतराज नहीं है। दूसरा, हमने यहाँ बच्चे जब आएंगे तो सैनिटाइज का यहाँ इंतज़ाम हमारे पास है। साबुन हमने रखा हुआ है। बच्चे आएंगे, पहले उनके हाथ धुलवाए जाएंगे, उसके बाद सैनिटाइज करवाया जाएगा। कॉपियाँ वो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज ना करें, और कोई स्टेशनरी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज ना करें। वो कमरे में जब बिठाया जाएगा तो उनके रोल नंबर वाइज हमने वहाँ रोल नंबर भी डाल दिए हैं डेस्क पे। 2 मीटर की दूरी बना करके बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। उनका बाकायदा रोल नंबर लिखा हुआ है टेबल्स के ऊपर, और वहाँ अपने रोल नंबर के ऊपर आकर के वो बैठेंगे। दूसरा, बाथरूम जो है वो उनको बहुत अच्छे से हमने साफ़ सफाई करवा दी है। 1 से अधिक बच्चे वहां बाथरूम करने नहीं जाएंगे। फरीदाबाद, हिसार, नागल चौधरी की तरह यमुनानगर जिला शिक्षा विभाग भी पूरी तरह से तैयार है, ताकि छात्रों को कोविड नियमों को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जा सके।
साथ ही ये तय किया गया है कि जो बच्चे स्कूल आना चाहते हैं वो परिवार की अनुमति लेकर स्कूल आ सकते हैं, जो नहीं आना चाहते वो घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। निर्णय लिया था कि 16 तारीख से 9वीं से 12वीं के सभी स्कूल प्राइवेट और सरकारी खोलने जा रहे हैं। उसमें मुख्य तौर पर जो कोविड की गाइडलाइन है उनको ध्यान में रखा गया है। साथ ही सबसे ज़रूरी ये है कि ऑनलाइन अभी क्लासेस जारी रहेंगी। जो बच्चे फिजिकली स्कूल में आ सकते हैं या आना चाहते हैं वो पेरेंट्स की कंसेंट के साथ स्कूल में आ सकते हैं। उनकी जैसे ही वहाँ पर उपस्थिति होगी, जैसे ही वो एंट्री करेंगे तो उनकी जो हाज़िरी है वो जो हमारी अवसर ऐप है उस पर ट्रैक की जाएगी और उनका तापमान भी वहाँ पर मेज़र करके अवसर ऐप पे चढ़ाया जाएगा। और अगर कोई ऐसा बच्चा पाया जाता है तो उसको पेरेंट्स को उसके बताकर उसको वापस भेजने का है। एक तरफ शुक्रवार से स्कूल खोलने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो दूसरी तरफ छात्र भी स्कूल जाने के लिए पूरी तरह से उत्साहित हैं। सर एक्चुअली अगर कोरोना हमारा लेवल में आ चुका है और अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे पेरेंट्स भी रेडी हैं हमें स्कूल भेजने के लिए। और बाकी हमने कई सारे फेसेस करे हैं क्योंकि हमारी 2 साल से पढ़ाई ख़राब हो रही है और उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी हैं। तो हम चाहते हैं स्कूल जाना और स्कूल में पढ़ना, और इसकी वजह से हमें काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है क्योंकि हमें पढ़ाई नहीं हो पा रही है। देन अकेले हम खुद भी नहीं पढ़ पाते। ऑनलाइन क्लासेस में इतना प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है हमारा। इसलिए स्कूल खुल जाए तो बेटर है। सरकार ने जो हमें ये डिसीजन लेके दिया है तो वो बहुत अच्छा है। भले ही छात्र स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कुछ अभिभावक ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि स्कूल खोलने में अभी जल्दबाजी की जा रही है। सरकार को अभी कुछ वक्त और स्कूल को बंद करके रखना चाहिए था। तो जो शिक्षा मंत्री जी का ऐलान है कि 16 तारीख को जो है स्कूल खुलने जा रहे हैं, ये बहुत ही के खतरनाक स्टेप होगा। स्कूल प्रशासन सरकार के द्वारा निर्धारित गाइडलाइनों का अगर पालन करे तो हम अपने बच्चों को भेजने को तैयार हैं, सहमति पत्र भी देने को तैयार हैं। थोड़ा सा बच्चों को आपस में मिक्सअप ना होने दें तो बच्चों के लिए भी, स्कूल के लिए भी और देश के लिए भी, सबके लिए ये अच्छा होगा। एक तरफ छात्र स्कूल जाने के लिए उत्साहित हैं तो दूसरी तरफ अभिभावकों के मन में अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर संशय बरकरार है। इसी बीच स्कूल खोले जाने को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाए हैं। देखिए, ये तो इनको जो है अभी कहा नहीं जा सकता तीसरी लहर के बारे में। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं, तो इनको बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, क्योंकि अगर तीसरी लहर जैसा बता रहे हैं वो आएगी तो वो बच्चों पे मार करेगी, तो उसको मतलब बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। तीसरी लहर की आशंका के बीच जिस तरह से स्कूल खुल रहे हैं उससे भले ही अभिभावकों के मन में डर है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि स्कूल आने से पहले बच्चों को अपने अभिभावकों से अनुमति पत्र लेकर आना होगा। इसके अलावा जो छात्र ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो वो घर पर रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उनकी हाजिरी नहीं कटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसी पर यह रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे थे। ढेर सारे सवाल एक साथ उठ खड़े हुए। किसी ने सराहना की तो कोई कह रहा है कि ये किस तरह का फैसला है जब तीसरी लहर आने को है और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों को हम स्कूल कैसे भेज सकते हैं? विशेषज्ञ जानकार ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर की चपेट में बच्चे ज्यादा आएंगे। एक सवाल। दूसरा सवाल, ऑनलाइन ऑफलाइन एक टीचर एक ही वक्त में ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से कैसे पढ़ा सकती है? क्या ये पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल है भी, कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल भी है तो ये सोर्सेस, ये साधन कौन उपलब्ध कराएगा? स्कूल या अभिभावकों पर इसका बोझ पड़ेगा? ये कैसे पॉसिबल है, इस पर हम पैनल के पास भी जाएंगे और बात करेंगे। फिलहाल 23 जुलाई से 6ठी और 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे, ये भी बता दिया गया है। कल से 9वीं से 12वीं तक के खुलेंगे। धीरे धीरे माहौल को देखते हुए धीरे धीरे जिस तरह से प्रदेश सरकार अनलॉक कर रही है तो छोटी क्लासेस भी खुल जाएंगी। कोरोना की कमजोर पड़ती लहर के बीच पूरी सावधानी के साथ स्कूल खुलेंगे। इसे लेकर जहां सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं कि भाई सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा, मास्क पहनना होगा, 2 गज की दूरी को मेंटेन करना होगा। क्लास में 50% क्षमता के साथ ही अगर बच्चों को बिठाया जाए तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो ये कैसे करना है, ये स्कूल प्रबंधन देखे। सरकार ने स्कूल खोलने का ऐलान किया तो दूसरी तरफ छात्रों को स्कूल आने या ना आने की छूट भी दी है, लेकिन काफी अभिभावक ऐसे हैं
जो अभी भी डरे हुए हैं कि तीसरी लहर की जब आप बात करते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, तब आप ये भी बताते हैं कि बच्चे ज्यादा चपेट में आएंगे, और ऐसे में आपने एकदम से फैसला ले लिया। कुछ अभिभावकों ने कहा कि तकरीबन 7 महीने हैं तीसरी लहर को झेलने में या उसके पधारने में, तो 7 महीने में काफी सिलेबस कवर हो जाएगा, ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, तो कुछ अभिभावक खुश भी हैं। तो ये कुछ और अगर मगर का सीन क्यों बना है, आइए इसी के लिए हम पैनल के पास जा रहे हैं और मिलवाते हैं हमारे पैनल से। हमारे साथ सुखबीर तंवर साहब हैं, प्रवक्ता इनेलो, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। विकास यादव हैं, आप शिक्षाविद हैं, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। भरत भूषण जुयाल जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, भूषण साहब बहुत स्वागत है आपका। आनंद बियानी है, प्रवक्ता कांग्रेस। आनंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। एक एक करके मैं सभी के पास आऊंगी। सबसे पहले भरत भूषण जुयाल जी आपसे शुरुआत कर लेते हैं। किन तैयारियों के साथ कल से स्कूल खुलने जा रहा है, और ऐसे में जितने सवाल उठे थे ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर कि एक साथ कैसे पढ़ाया जा सकता है, या तीसरी लहर को लेकर कुछ अभिभावक डरे हुए हैं कि अगर तीसरी लहर आई तो विशेषज्ञ जो बता रहे हैं कि इस बार बच्चे इसकी चपेट में ज्यादा आएंगे, तो वो लोग थोड़े डरे हुए हैं कि अभी तक बालकनी में नहीं जाने दिया, बाहर खेलने नहीं जाने दे रहे हैं, एकदम से स्कूल भेज दें, क्या गारंटी है कि वो सकुशल घर लौटेंगे। इस पर आपकी प्रतिक्रिया। चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने ये डिबेट रखी है, और इस डिबेट में भाग लेने वाले सभी जितने हमारे पैनलिस्ट हैं, विभिन्न पार्टियों के या विशेषज्ञ हैं, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि वो निश्चित रूप से सरकार को कुछ न कुछ अपनी तरफ से प्लस करके अपने सुझाव वगैरह देंगे, तो इससे पूरी जनता का, पूरे प्रदेश के लोगों का भला ही होगा। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका। और जहां तक तैयारी की बात है, विस्तृत रूप से अभी आपके रिपोर्ट में भी दिखाया गया, आपने बताया भी है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, देखिए जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर आई थी और विकराल रूप लिया था, और आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि आज प्रदेश में मात्र 40 केस आए हैं कोरोना पॉजिटिव के, और 56 लोगों का इलाज भी हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तक न्यूनतम स्तर जिसको हम कह सकते हैं कि वो वहां पर हम आ गए हैं, और प्रदेश हम महसूस करते हैं कि काफी सुरक्षित जोन में अब इस समय हम कोरोना के लेवल पे जा चुके हैं। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार हमने देखा था पहले ऑनलाइन शिक्षा देने का काम चल रहा था, वो भी उसका एक्सेस हर बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहा था, और हर बच्चा जिसको स्कूल में जाकर पढ़ने की अभ्यास था, वो बच्चा घर में अकेले में पढ़ करके कई बार कानबराई भी हो रही थी, कई बार वो एक्सेस नहीं मिल पाता था, कई बार नेटवर्क के कनेक्शन की प्रॉब्लम थी। तो वो जब ऑनलाइन की जगह हम प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाई करने का, जिसके लिए हम आदी हैं पहले से ही, वहां पर जाने का हमने प्रावधान किया। तो सरकार ने पहल की है। ये भी बात हो रही तो हरियाणा प्रदेश की पहले क्यों, हम इस बात को भी तो कह सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने पहल की है, पूरी तैयारियों के साथ पहल की है। अगर पूरे देश में सबसे पहले हरियाणा ये पहल कर रहा है, तो इट शुड गो ए क्रेडिट टू द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। वो पहल कर रही है, और अपनी इच्छा शक्ति और हम कह सकते हैं उसको कि डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो हरियाणा गवर्नमेंट की मजबूत रही है, इसलिए हम कर रहे हैं। पर जितने भी सुरक्षा नियम हैं कोविड की पालना के लिए, उन सभी नियमों की पालना करते हुए स्कूल खोले जा रहे हैं। देखिए यहाँ तक भी अगर हमने, जैसे हरियाणा सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, जिस ऐप के माध्यम से हर स्कूल के प्रमुख को ये निर्देश दिए हैं कि आपके स्कूल के जितने भी अध्यापक हैं, उनको किस किस को कोरोना का वैक्सीनेशन लगा है, पहली डोज लगी है या सेकंड लगी है, उसका पूरा ब्यौरा दें, ताकि उसके बाद हम तुरंत वैक्सीनेशन वाले पॉइंट पे मैं बाद में आऊंगी। सर ये देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल टीचर से ही बच्चों को हो जाएगा। बच्चे जो आ रहे हैं वो उनके माता पिता भी अलग अलग जगहों पर काम करने जा रहे हैं, रास्ते में बहुत लोगों से वो मिलेंगे जुलेंगे, तो यहाँ कोरोना कैरियर कोई भी बन सकता है। अगर इतना डर होने लगा तो फिर तो दोनों तरफ के लिए सवाल उठेंगे, फिर तो स्कूल हम कभी खोल ही नहीं पाएंगे इस कोरोना काल में। मैं इस चीज को समझ रही हूँ। वैक्सीनेशन पर मैं बाद में आऊंगी। नहीं आऊंगी। आपकी जो तैयारियों का जिक्र था, सर एक सेकेंड, एक पॉइंट पहले चलते हैं। मैं नहीं जा रही, किसी और के पास नहीं जा रही, पैनल छोटा है, सबको ज्यादा वक्त मिलेगा, इसलिए धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार सभी कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल, आपने तैयारियों की बात की कि हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं, तो इसकी सराहना होनी चाहिए कि हरियाणा गवर्नमेंट ने यह पहल की है। बुराई कोई नहीं कर रहा, लेकिन सवाल ढेर सारे हैं, उसका हम जवाब तलाश रहे हैं, वो जवाब दे दीजिए। तैयारियों का जब आपने जिक्र किया, ठीक है, वो तैयारियां क्या हैं वो बता दीजिए। एक लाइन आपने ये कही कि छात्रों को स्कूल आने या ना आने की भी छूट है, तो ये आने या ना आने की छूट क्या है कि आप ऑनलाइन भी पढ़िए ऑफलाइन भी पढ़िए, ये है, या फिर इसे इस तरह से समझा जाए कि आप घर पे रहिए, मत निकलिए बाहर, कोरोना का इतना डर है तो, लेकिन अगर डाउट्स हैं तो आप क्लियर करने स्कूल जा सकते हैं, ये है, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं है। अनामिका जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये जो स्वेच्छा से अभिभावकों को ये स्वेच्छा
निर्धारित करने की छूट दी है कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाह रहे हैं या नहीं भेजना चाहे, वो मात्र इसलिए कि स्वाभाविक सी बात है कि अपने बच्चे के लिए सुरक्षा चक्र की सभी तो सिलेबस कैसे पूरा होगा सर? तो वो तैयारी बताइए ना सिलेबस। हाँ बीच में बोल दिया नानी का जी, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसलिए किया गया है कि जो अभिभावक अभी कुछ ज्यादा संतुष्ट नहीं है, जब बच्चे आने शुरू हो जाएंगे और जब उनको लगेगा आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से और बच्चों के माध्यम से, जब स्कूल से वो घर जाएंगे, जब वो देखेंगे और उनको पता लगेगा कि अच्छा सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है, तो दूसरे लोग भी अपने बच्चों को भेजना शुरू करेंगे और धीरे धीरे ये संख्या पूरी हो जाएगी। और जितने सुरक्षा इंतजाम किए हैं वो जब धरातल पर दिखेंगे तो सबका विश्वास इसमें बढ़ेगा। देखिए हर काम पर आप ट्रेन करी थी, हम नौकरी पर भी जा रहे हैं, दुकान पर भी जा रहे हैं, खरीदारी पर भी जा रहे हैं, सब्जी मंडियों में भी जा रहे हैं और बच्चे खेलने के लिए भी अब निकलना शुरू हो गए हैं। जिस प्रकार अभी कहा गया था कि स्टेडियमों में भी हम एक निर्धारित संख्या के आधार पर खेलने कोचिंग के लिए बच्चे जा सकते हैं, तो उसी प्रकार से हमने निर्धारित किया कि 6वीं क्लास से लेके और 12वीं क्लास तक के बड़े बच्चे जो हैं उनको हम स्कूल में ले जाना शुरू करें, ताकि उनकी शिक्षा पर जो असर पड़ रहा है वो भी दुष्प्रभाव से अब हम उसको दूर कर सकें और बच्चे धीरे धीरे अपने आप। ठीक है सर, आऊंगी अब दोबारा। मैं आगे बढ़ती हूँ। आनंद बियानी जी आपके पास, आपने बीजेपी प्रवक्ता को सरकार की तैयारियों के साथ सुना, कोरोना की दूसरी लहर हुई कम, आओ स्कूल चले हम, सरकार की तैयारी आपको किस तौर पे दिख रही है? आनंद जी आवाज मिल रही है आपको? सुखबीर तंवर साहब, आनंद जी का ऑडियो चेक कीजिए। सुखबीर जी। अनामिका जी, जिस प्रकार से घुमा फिरा के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने जो सीधे सवाल थे उनका जवाब नहीं दिया, आखिर इन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति वैक्सीन जो जिम्मेदारी मिलती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों ने आनंद जी आनंद जी आप आनंद जी सुनिए, अगर त्याग स्कूल। आनंद जी सुनिए, आपकी आवाज मुझ तक आई नहीं और ऑडियो मेंटेन करने में मैं सुखबीर तंवर के पास जा चुकी हूँ, उनकी बात कंप्लीट होते ही लौट रही हूँ सर, उनकी बात कंप्लीट होते ही लौट रही हूँ। तंवर साहब। अनामिका जी, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार असमंजस में है और जो ये ऑफलाइन ऑनलाइन का जो विषय है, ये दोहरे मापदंड शिक्षा का जो एक माहौल है उसके अनुकूल नहीं है। निसंदेह बच्चों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति इस राष्ट्र की, प्रदेश की जिम्मेदारी है, लेकिन जिस प्रकार का वातावरण प्रदेश में है उसमें स्कूल तो भेजना पड़ेगा, लेकिन उनको सुनिश्चित कौन करेगा उस प्रकार का ये कह देना कि भाई आपका मन है तो आओ, आपका मन नहीं है तो मत आओ, ये दोहरे मापदंड मेरा मानना ये है, ये अनुचित बात है। सरकार को एक फुल प्रूफ योजना बनानी चाहिए और उसमें कैसे 50% लाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और अभिभावकों की विश्वास दिलाना चाहिए कि उनके बच्चे स्कूल में पूर्णतः सुरक्षित हैं। ठीक है आनंद जी। जी, अभी जैसे मैं भाजपा के प्रवक्ता की बात सुन रहा था तैयारियों की, हाँ, जिस प्रकार से पता था कि कोरोना की दूसरी लहर आ रही है, बेड की, वैक्सीन की, वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की जिस प्रकार से कमी रही और उस कमी के कारण कितने लोगों ने जान गंवाई, इसी प्रकार की तैयारियां अगर स्कूल के लिए कर रखी है तो आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और आईसीएमआर ने स्पष्ट कह रखा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है जो कि छोटे बच्चों पर ज्यादा प्रभावित रहेगी। अगर छोटे बच्चों पर ज्यादा प्रभावित रहेगी तो इस प्रकार का निर्णय लेने से पहले सरकार को वैक्सीन का इंतजाम करना चाहिए, उन बच्चों के लिए वैक्सीन लगानी चाहिए। अभी तक तो वैक्सीन मार्केट में ही नहीं आई, उन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई, किस प्रकार का ये इंतजाम करना चाहते हैं अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। और दूसरी बात अगर देखें, ये कहते हैं अभिभावकों की इजाजत से आए, उनका पत्र लेकर आए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो अभिभावक दोषी कहलाएंगे। सरकार ने अपना जो पक्ष जो है स्पष्ट कर दिया, भी अभिभावकों ने भेजा है, हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं थी। आप ये देखेंगे अगर एक भी बच्चा कोरोना की इस लहर में आने के कारण अगर प्रभावित होता है तो सरकार। चलिए फिर आवाज चली गई। विकास जी मैं आपके पास आ रही हूँ। आनंद जी अगर मेरी आवाज आ रही हो सर, आपकी आवाज चली गई है, मैं दोबारा आ जाऊंगी आपके पास, और वक्त ले लीजिएगा। विकास यादव जी, सबसे आखिर में आपके पास आने के भी कई मायने आप समझ रहे होंगे, बच्चों को लेकर, शिक्षा को लेकर,
अभिभावकों को लेकर, स्कूलिंग को लेकर क्या सोच रहे हैं हमारे राजनीतिक चेहरे? हमारी सरकार आपके सामने है, क्या सबसे पहले अनामिका जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल से मुझे अपनी बातें रखने का यहाँ पर मौका मिला। तो सबसे पहले तो मैं आंसर कर देता हूँ, जितनी भी बातें आज मैं भारत भूषण जी से मैंने सुनी और अभी दूसरे प्रवक्ता भी बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं मैं सराहना करता हूँ कि गवर्नमेंट का एक अच्छा डिसीजन है कि हालांकि उन्होंने स्कूल खोलने का एक निर्णय लिया है, क्योंकि हम अपने बच्चों को ज्यादा समय तक घर में नहीं बिठा सकते। अल्टीमेटली हमें अपने बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखना है। और मैं पीछे की डिबेट में भी ऑलरेडी बोल चुका हूं कि हरियाणा गवर्नमेंट की जो करिकुलम को लेकर के प्लानिंग्स है वो अभी अच्छी तरीके से सुनिश्चित नहीं है, सुनियोजित नहीं है। अभी सरकार कह रही है कि क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये चीजें एग्जीक्यूट जो करनी है वो सरकार ने नहीं करनी, सरकार एक पॉलिसी बना रही है और पॉलिसी बनाने के बाद जो पॉलिसी एग्जीक्यूशन का जो काम है वो हालांकि स्कूल्स का और टीचर्स का है। तो अब स्कूल उस पॉलिसी को ग्राउंड पे कितना एग्जीक्यूट कर पाता है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो अब आप देखोगे अनामिका जी, तो अभी भारत भूषण जी कह रहे थे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चे आ सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि एक स्कूल टीचर होने के नाते कि ये क्लोज टू इम्पॉसिबल टास्क है, ये कदापि संभव नहीं है। एक बार टीचर ऑनलाइन क्लासेस में सिलेबस करा चुका है, अब वो ऑफलाइन कराएगा, उसमें से फिर कुछ बच्चे नहीं आएंगे, उन बच्चों का सिलेबस फिर रह जाएगा, उनको चीजें फिर समझ नहीं आएंगी। तो यहां कहीं ना कहीं करिकुलम डेवलपमेंट की और करिकुलम जो प्लानिंग की बात हो रही है वो अधूरी है। दूसरी चीजें जो 50% बच्चे आने की बात हो रही है, क्या स्कूल वालों से ये डिसीजन लिया गया है और क्या सरकार इस बात में सपोर्ट कर रही है? क्योंकि बसेस तो उतनी ही चलेंगी, ट्रांसपोर्ट उतना ही चलेगा, खर्चे उतने ही होने हैं। सरकार प्राइवेट स्कूलों को कहां पर फंड कर रही है, कहां पर स्पॉन्सर कर रही है, कहां उनकी हेल्प कर रही है शिक्षा को सुनियोजित तरीके से स्कूलों में रन कराने के लिए? आई थिंक सरकार की इस तरफ से कोई भी गाइडलाइन नहीं है। हाँ, ये बता दिया गया है कि बच्चे किस तरीके से बैठेंगे। स्कूल वालों को ऑलरेडी मालूम है, फर्स्ट वेव सेकंड वेव में वो देख चुके हैं कि किस तरीके से सैनिटाइजेशन होगा, किस तरीके से बच्चे आएंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो मुद्दे की बात ये है, चीजों को एग्जीक्यूट कराने के लिए ग्राउंड के ऊपर क्या ट्रांसपोर्टेशन में स्कूल की हेल्प कर सकता है सरकार? इतना काम जरूर कर सकता है, क्योंकि जो बसेज 1 साल से खड़ी हैं उनका इंश्योरेंस क्यों नहीं माफ कर सकते, उनका रोड टैक्स क्यों माफ नहीं कर सकते जब वो बसेज चली नहीं? तो बराबर रोड टैक्स, बराबर इंश्योरेंस स्कूल ट्रांसपोर्ट वहन कर रहा है। अब आधे बच्चे आएंगे तो अब पेरेंट की बात बड़ी स्वाभाविक है कि हम पूरे महीने का किराया क्यों दें। तो अब स्कूल इस असमंजस की स्थिति में है कि मैं अपना ट्रांसपोर्ट कैसे मैनेज करूं। सो ये कुछ मुद्दे हैं, हालांकि आगे जब आप आओगे मेरे पास तो मैं और भी मुद्दों पे बात करूंगा। ठीक है भारत भूषण जी, ये तमाम सवाल आप नोट कर लीजिए। एक खिड़की बढ़ गई है, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हेल्थ एक्सपर्ट है। डॉक्टर स्वाति, स्कूल खोलने का जो सरकार का फैसला है, कल से 9वीं से 12वीं के स्कूल खुल जाएंगे, क्लासेस लगनी शुरू हो जाएंगी 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं, और उसके बाद धीरे धीरे और छोटी क्लासेस भी खुल जाएंगी। इसका स्वागत करती हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल से मेरा मानना यही है कि थोड़ा सा और अभी इंतजार करना चाहिए इससे पहले कि हम स्कूल खोलने जैसे बड़े निर्णय लें, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि भारत में जहां कुछ ऐसे प्रदेश हैं, हरियाणा, दिल्ली, जहां संक्रमण कम हुआ है, तो वहीं कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और अभी हम 40,000 के आंकड़े के आसपास ही घूम रहे हैं। तो संक्रमण अभी भी उतना कम नहीं हुआ है। और ऐसी स्थिति में, क्योंकि भारत में आप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में लोग आते जाते रहते हैं, तरह तरह के वेरिएंट्स भी हैं जो कि जिनके फैलने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये तो है नहीं कि हमने बॉर्डर सील कर रखे हैं स्टेट्स के। तो ऐसी स्थिति में दोबारा से हरियाणा या दिल्ली में संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। इसको देखते हुए जरूर अभी कुछ और समय के लिए मुझे लगता है कि आने वाले 1 महीने के लिए और ये जो डिसीजन है इसको थोड़ा सा रोका जा सकता है, देखा जा सकता है कि संक्रमण किस तरफ जा रहा है, क्या किस तरह की स्थितियां बन रही हैं, उसको देखते हुए फिर अगर निर्णय लें तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अभी भी देखिए, R0 की वैल्यू देखें, चाहे केस फर्टिलिटी रेट देखें, अभी कई सारे पैमाने ऐसे हैं जो कि उस स्तर पर नहीं आए हैं जहां हमें थोड़ा संतोष हो जाए, जहां हमें थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ अब हम थोड़ा सेफ जोन में आ गए। और वहीं अभी हमारे सारे टीचर्स को, जो हमारा अभी सपोर्ट स्टाफ होता है स्कूल का, उन सबको भी पूरी तरह से टीकाकरण नहीं मिला है। तो एक तरफ से मेरे ख्याल से सरकार को ये पहले कोशिश करनी चाहिए कि हमारे टीचर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, स्कूल में काम करने वाले जो हमारे कर्मचारी होते हैं, उन सबको पहले टीकाकरण कर दें, एक प्राथमिकता पर उन सबका टीकाकरण कर दें और उसके बाद ही स्कूल खोलने। ये भी नोट कीजिएगा भूषण साहब, ताकि जो है यहाँ से संक्रमण जो है फैलने की संभावना है वो काफी कम हो जाए। क्योंकि देखिए, उसी बस में बच्चे आएंगे जाएंगे, वही टीचर्स के साथ बच्चे दिन भर स्कूल में रहते हैं और बच्चों के साथ उतना ज्यादा आसानी नहीं होती है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कराने में।
तो कहीं ना कहीं उनका जाने अनजाने जो है अवहेलना होती है। इसलिए ऐसी स्थिति में जितना हमारे जो बाकी बड़े लोग हैं वो अगर वैक्सीनेटेड होंगे तो एक सुरक्षा घेरा बच्चों के लिए भी बनेगा। इसका ध्यान देते हुए मुझे लगता है कि और अभी 2-3 हफ्ते हमें देखना चाहिए कि हमारे पैरामीटर्स कहाँ जा रहे हैं। देखिए अभी हैदराबाद के एक साइंटिस्ट का कहना था कि शायद 4 जुलाई से भारत में तीसरी लहर भी शुरू हो चुकी है। तो अभी ऐसे कई तरह की बातें जो है सामने आ रही है। वहीं प्रधानमंत्री जी भी लगातार ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि अभी भी हमारी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, अभी हम दूसरी लहर से ही बाहर नहीं आए और हम तीसरी लहर को भी न्योता देने निकल चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा जरूरत होगी कि अभी थोड़ा और संयम रखें। मेरी यही अपील रहेगी कि थोड़ा समय और देख लें, बिल्कुल पॉइंट है, इस सिचुएशन को देख लें। भूषण साहब नोट कीजिए, 2-3 हफ्ते देखा जा सकता है कि 2-3 हफ्ते अगर संक्रमण फिर ज्यादा नहीं बढ़ रहा, और यही 2-3 हफ्ते हमें टीकाकरण के लिए इस्तेमाल कर लेना चाहिए कि हम प्राथमिकता पे इन सब लोगों को टीकाकरण दें ताकि हम सुरक्षित तरीके से जो है इस चीज का आगाज करें, इस चीज की शुरुआत करें, और ना कि जैसे पिछले साल देखिए आपने देखा था जब अनलॉक हुआ, स्कूल खुले, फिर स्कूलों में इतनी तादाद में बच्चे पॉजिटिव हुए, टीचर्स पॉजिटिव हुए, और वो मंजर कोई भी नहीं चाहेगा, ना सरकार चाहती है, ना अभिभावक चाहते हैं, ना बच्चे चाहते हैं कि वो संक्रमित हो। तो ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से अगर हम और अच्छे तैयारी के साथ उतरें और तैयारी के साथ इन डिसीजंस को लें तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा डिसीजन होगा और उसका लंबा चलने की संभावनाएं भी ज्यादा होंगी। इसकी बजाय कि आज हम खोलें फिर 1 हफ्ते बाद संक्रमण बढ़ रहा है फिर हम बंद करें, तो ये जो एक प्रक्रिया है इसको और अच्छा बनाने के लिए जरूर मेरी अपील रहेगी और सभी लोगों से कि इस चीज की तरफ भी जरूर ध्यान दें। ठीक है, मैं सबके सवाल का जवाब लेने के लिए भरत भूषण जी आपके पास आऊंगी, आपको ज्यादा वक्त चाहिए होगा, आप नोट कर लीजिए। आनंद जी की कुछ बातें रह गई थी। आनंद जी बात पूरी कर लीजिए। तो स्वाति ने जिस प्रकार से बताया और बड़े विस्तार से बताया हमें बच्चों के जीवन की सुरक्षा की प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि कुछ जल्दबाजी के अंदर कोई फैसला करना चाहिए। और जिस प्रकार से बार बार विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है और बच्चों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करेगी, तो इन बातों को, सारी बातों को ध्यान से देखना चाहिए। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, जो प्राइवेट स्कूल संचालक जो है, सरकार को चाहिए कि उनको कोई ना कोई मुआवजा दे। इतने टाइम से वो स्कूल बंद पड़े हैं, उनकी किसी न किसी प्रकार से आर्थिक सहायता करे। क्यों आज जो स्थिति जिस प्रकार से बच्चों की है और वही स्थिति प्राइवेट स्कूलों की है। प्राइवेट स्कूल मालिकों को फीस देने की तो बात कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल मालिकों को तनख्वाह देने की बात कर रहे हैं कि टीचरों को तनख्वाह दे, पर तो उनको भी तो आप सहयोग करें, वो पल्ले से कब तक देंगे। तो बच्चों का भविष्य भी देखें और प्राइवेट स्कूल मालिकों को बचाने का तरीका भी सरकार को देखना चाहिए। ठीक है। और जब तक ये सैनिटाइजर की बात कर रहे हैं और इंतजामों की बात करें, सरकार पहले पूरी तरह से फैलियर रही है, पूरे इंतजामों के अंदर दूसरी लहर का पता था, सरकार फैलियर रही है। तो उन बातों को देखते हुए अभिभावकों की चिंता तीसरी लहर का भी पता है कि वो सही सोच रहे हैं कि सरकार के हालात जो रहे हैं और उन सरकार के हालातों की वजह से अभिभावक बड़े चिंतित है, कितने बच्चे स्कूल में आ पाएंगे, वो तो अब स्कूल खुले पता लगेगा। ठीक है भूषण साहब, सबके जवाब के लिए लौटूंगी आपके पास। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक पर मुझे जाना होगा, लगातार पीसीआर कमांड दे रहा है ब्रेक पर जाने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। कोरोना तोड़ रहा दम, आओ स्कूल चले हम, लेकिन कैसे, तैयारियां क्या है, अभिभावकों के सवाल और यहाँ पैनल के सवाल जवाब दे रहे हैं भरत भूषण जुयाल। भूषण साहब। जी सबसे पहले तो विकास जी ने एक बात रखी थी और बड़ी अच्छी बात थी। देखिए जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं सबने एक चिंता प्रकट की और वो स्वाभाविक है। मैं स्वागत करता हूं कि सब चिंतित हैं बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के और अन्य विषयों पर, लेकिन विरोध के रूप में विरोध करना नहीं है। यहाँ पर तो पॉजिटिव बात चल रही है कि किस प्रकार से इसको अच्छे से किया जाए। तो जैसे विकास जी ने कहा भी अभी स्कूलों का कैरिकुलम सेट नहीं है, किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन का प्रबंध होगा, किस प्रकार से वैक्सीनेशन का प्रबंध होगा। स्वाति जी ने जैसे कहा कि वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन का स्पेशल ड्राइव चले, प्राथमिकता के आधार पर चले, ये सब बातें सामने आई है। देखिए जब हम धरातल पर कोई बड़ा काम करने लगते हैं तो इस बात को मान के चलिए कि सरकार कोई एक व्यक्ति के निर्णय से काम नहीं हुआ है, कि चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो डायरेक्टर एजुकेशन हो, ऐसा नहीं है। एक एक्सपर्ट लोगों की राय लेने के बाद ही इस पर निर्णय लिया गया है। और दूसरी बात है कि जैसे खुद स्वाति जी ने कहा कि बहुत से राज्यों में अभी भी कोरोना की स्थिति बढ़ी हुई है, उतना लेवल नीचे नहीं है जितना हरियाणा में है, लेकिन हरियाणा में स्थिति हम कह सकते हैं कि इस तरीके से नियंत्रण में है कि हम इस कदम को उठाने के लिए अपने आप को सक्षम समझ रहे हैं कि अगर हम ये काम करते हैं तो इसको सफलतापूर्वक हम कर पाएंगे। उसका जो हमने रोड मैप तैयार किया है वो सबके सामने है। अगर उसमें कहीं कोई और प्रश्न हो उसका भी मैं उत्तर दूंगा कि जो हमने तैयारी
हम मानते हैं कि जब आधे बच्चों को बुलाया जाएगा ऑर्डर इवन करके, चाहे किसी भी तरीके से बुलाए, तो ट्रांसपोर्टेशन का लोड जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर पड़ेगा, यानी कि स्कूल पर पड़ेगा, खासकर विशेषकर प्राइवेट स्कूलों की। निश्चित रूप से ये सारी बातें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के माध्यम से भी शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में आई है, यानी कि हरियाणा सरकार के संज्ञान में आई है। उस पर भी विचार विमर्श चल रहा है कि कैसे किस तरीके से किसी को कंपनसेट करना हो, चाहे कोई ऐड करना हो, लेकिन प्राथमिकता एक बार ये है कि एक बार स्कूल शुरू हो। स्कूल शुरू होने के बाद प्रैक्टिकली कुछ प्रॉब्लम आएंगे, जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन की बात है विकास की की कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों साथ साथ कैसे चलेगी। इस समय जरूरी है कि ऑफलाइन ऑनलाइन जब दोनों चलेंगे और धीरे धीरे जब ऑनलाइन वाले बच्चे स्कूल में आना शुरू कर देंगे तो ऑनलाइन सिस्टम खत्म हो जाएगा एजुकेशन का, और ऑफलाइन में प्रत्यक्ष रूप से बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस शुरुआत की हमें जो है एक प्रकार से प्रशंसा करनी चाहिए। और सरकार के लिए विशेष रूप से आप लोगों का कोई सुझाव है जिसपे आपको लगता स्वाति है, महेश्वरी ने दिया ना आपको सुझाव, स्वाति महेश्वरी महेश्वरी ने आपको सुझाव दिया, कहा कि 2-3 हफ्ते का और आपको वक्त लेना चाहिए और जो बच्चे के संपर्क में आएंगे उन सभी का वैक्सीनेशन का आपको ख्याल रखना चाहिए। मैं उसी बात कर रहा हूँ। स्वाति जी ने पूरे देश के सिनेरियो को सामने रख करके पूरे देश में ये स्थिति नहीं है, लेकिन हरियाणा इस स्थिति में है और एक्सपर्ट की राय के हिसाब से शुरू किया जा रहा है। हरियाणा इस स्थिति में है कि हम शुरू कर सकते हैं। रह गया वैक्सीनेशन की बात, तो आज हम पेरेंट्स तो वैक्सीनेट हो चुके हैं, वो भी घर से बाहर जा रहे हैं, घर के अंदर भी आ रहे हैं, और वही बच्चे उस घर में रह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रिकॉशन करते हैं। तो वो प्रिकॉशन हम बिल्कुल सेफली बच्चों को बस में चढ़ाने का काम, स्कूल से उतरते ही स्कूल में क्लासरूम में जाने के बाद, क्लासरूम में स्कूल में एंटर करने के बाद, क्लासरूम में एंटर करने के बाद उसके सैनिटाइजेशन का काम, मास्क पहनने का काम, अलग अलग डेस्क पे बिठाना, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना। और यहाँ तक मैं भी बता रहा था, आपने भी कहा कि वैक्सीनेशन का हमने ये स्पेशल एक जो ऐप जो है लॉन्च किया है कि हर स्कूल का प्रमुख जो है जल्दी से जल्दी समय सीमा निर्धारित की है कि अपने स्कूल के स्टाफ का, अपने स्कूल के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे अध्यापक हैं या अन्य कर्मचारी, कौन सा ऐप है सर, को अपलोड करें। कौन सा ऐप है सर? KVSAR ऐप है, उसकी व्यवस्था करके सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश। ठीक है, स्वाति जी कुछ पूछ रही हैं आपसे। स्वाति जी पूछिए। जी बिल्कुल, देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार तैयार है और सरकार ये बोल रही है कि हम सफलतापूर्वक स्कूल खोल लेंगे और हमें इसमें कोई चुनौती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हरियाणा में आपके ख्याल से अब केसेस कम हो गए हैं और ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि केसेस क्योंकि कम हो गए तो आप खोल सकते हैं। लेकिन 2-3 बातें मैं यहाँ जरूर बोलना चाहूंगी। देखिए पहली बात यह है कि आज भी बच्चों के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है, और बच्चों का ही वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो कि अभी बहुत ज्यादा वनरेबल वर्ग है, जिसमें संभावनाएं ज्यादा है संक्रमण होने की, क्योंकि उनके अंदर स्वाभाविक तौर से भी एंटीबॉडीज नहीं बनी है संक्रमण होने के, क्योंकि बच्चों में संक्रमण, ये एक बहुत अच्छी बात हुई कि हमने कम देखा। दूसरा, वैक्सीन भी बच्चों को नहीं मिल पाई, तो ये एक ऐसा वर्ग है जिसमें तेजी से संक्रमण फैलने की संभावनाएं हैं। इसलिए अगर हम ये एक ड्राइव चलाएं कि हाँ जितने भी टीचर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको हम प्राथमिकता पे टीकाकरण करेंगे, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है या इस तरह सोचना जरूर चाहिए। मैं स्वाति जी यही कह रहा था कि इस ऐप के माध्यम से सभी स्कूल प्रमुखों से तुरंत सभी का वैक्सीनेशन जो चार्ट है उसको अपलोड करने को कहा है, ताकि हम प्राथमिकता के आधार पर। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है सर, सराहनीय। एक सेकेंड सर, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपकी तैयारी है, लेकिन कल से स्कूल खुल रहे हैं, तो ये इस ऐप पर सभी का वैक्सीनेशन हो गया है या अभी कराने के लिए कहा गया है? और अगर सरकार ने एक समय सीमा निर्धारित की है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो ये कल की तारीख से पहले इसकी डेडलाइन खत्म हो जानी चाहिए थी। आपका कहना ठीक है कि ये पहले हो सकता था, लेकिन पूरे जोर शोर से पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि चल नहीं रहा और हम नए सिरे से इसको शुरू कर रहे हैं। नहीं, उसको तो इनकार ही नहीं कर रहा कोई, उसको नहीं इनकार कर रहे, आज केवल स्कूल वाली बात पे। विशेषकर देखिए, जब पता है स्कूल के अध्यापक सब स्कूलों में जा ही रहे थे, ऐसा नहीं था कि स्कूल वो अध्यापक घर में बैठे थे, स्कूलों में अध्यापक जा रहे थे, चाहे बच्चे नहीं जा रहे थे, वो ऑनलाइन क्लासेस भी चाहे ले रहे थे। वैक्सीनेशन स्कूलों में तो मैक्सिमम हुआ है, लेकिन फिर भी इस चीज के प्रिकॉशन के तौर पे कि अगर कोई रह गया है। ठीक है, तंवर साहब कुछ पूछ रहे, हो गया, मिल गया जवाब। आऊंगी स्वाति जी, आनंद जी भी काफी देर से बैठे हैं, विकास जी का भी जवाब मिला कि नहीं, उनके पास लौटना है। हाँ, जो भाजपा पार्टी के प्रवक्ता महोदय जोर शोर से टीकाकरण की बात कर रहे हैं, मुझे हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से टीकाकरण का विषय है, लगभग टीकाकरण केंद्रों पे 100 की संख्या निर्धारित है। ये जोर शोर का इनका प्रतीक है कि कितना जोर शोर से चल रहा है। दूसरी बात बता देंगे अपने जवाब में
क्या अध्यापकों का 100% दोनों डोज मिल गई हैं या 100% पहली डोज भी मिल गई हैं, ये भी बता देंगे। इसके अलावा मैं कहना ये चाहता हूं कि जब तीसरी लहर कोरोना की संभावित है, अनेक विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं, फिर हम इस देश और प्रदेश के भविष्य को क्या उसके साथ खिलवाड़ करना उचित है? इसके अलावा मैं कहना ये चाहता हूं, जिस प्रकार से हमने देखा पिछले दिनों जो पर्यटन स्थलों पर जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी और जिस प्रकार से कोविड प्रोटोकॉल की अवहेलना हुई, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया, जब हमारे बड़े ही उस प्रोटोकॉल की अवहेलना कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर बच्चों से कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि उस प्रोटोकॉल की वो अवहेलना नहीं करेंगे? और उस प्रोटोकॉल को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यक्रम है, क्या प्रयास है? इन सभी बिंदुओं पे कृपया करके भारतीय जनता पार्टी ये सवाल नोट कर लीजिए। आनंद जी का सवाल, और विकास जी आपके जवाब से संतुष्ट हुए कि नहीं जान के मैं लौट जाऊंगी आपके पास। आनंद जी, जैसे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे भी डेमो की बात कर रहे हैं, इस डेमो के अंदर अगर किसी परिवार का कोई बच्चा चला गया, क्या मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री उसके जिम्मेवार होंगे? या उसके स्कूल संचालक को या अभिभावक को उसका जिम्मेवार माना जाएगा? एक तो ये बात बिल्कुल क्लियर करे। सरकार को बिल्कुल गाइडलाइन क्लियर करनी चाहिए कि अगर इस जल्दबाजी के अंदर कोई बच्चा इसका शिकार हो जाता है तो उसका डायरेक्ट मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री जिम्मेवार हो, ना कि स्कूल संचालक या उसके अभिभावक। अभिभावकों से जो इजाजत पत्र ले रहे हैं उसमें आप जो लिखवा रहे हैं कि हमारी रिस्क पे हम भेज रहे हैं, वो उनकी रिस्क पे क्यों है? जब आपके इंतजाम है तो उनकी रिस्क कैसे हुई? आपने अगर इतने इंतजाम ही कर रखे तो उनकी रिस्क का क्या मतलब हुआ? वाजिब सवाल है। अभिभावकों से इस प्रकार का पत्र लेके अब निकलना चाहती है सरकार, वो कब तक निकलेगी सरकार? आप अपना निर्णय सही करें। और जिस वैक्सीन की बात कर रहे थे, अभी तक तो वैक्सीन बच्चों को लगानी चालू ही नहीं की। आप बड़ों के वैक्सीन के इंतजाम की बात करते हैं, बच्चों को वैक्सीन लगानी चालू करें, या स्कूल में जैसे जो बच्चा आता है उनको वैक्सीन लगानी चालू करें, उससे आप अपनी शुरुआत करें, आप अपने इंतजामों को सही करें। सरकार, मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि किसी बच्चे को शिकार बनाने का बजाय सरकार को सोचना चाहिए, इसको तरीके से अपनाना चाहिए और हमारे जो बच्चे जो है देश का भविष्य है उनको सुरक्षित रखने का काम करना चाहिए। ठीक है। हालांकि विकास जी, सबसे पहले आपके सवाल का इन्होंने जवाब दिया था, आप संतुष्ट हुए क्या? मैं इस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं इन्होंने, क्योंकि देखो जी, पिछले 1-1.5 साल से कोरोना आज नया नहीं आ गया है और ट्रांसपोर्ट की समस्या पिछले 1.5 साल से बनी हुई है। आज तक सरकार ने इसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है, तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि ये चीजें अब ग्राउंड के ऊपर आएंगी कि नहीं आएंगी। दूसरी मैं बात कह देना चाहता हूं, इन्होंने कहा है 3 घंटे का स्कूल होगा और 3 घंटे के स्कूल में स्कूल के पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, किन बच्चों को कोरोना है, किन को खांसी है, किन को जुकाम है, कितनों को गेट पे रोका। 1.5 घंटा 1 घंटा तो स्कूल बच्चों को गेट से अंदर करने के लिए सारा टेम्परेचर सेंस करके क्लास में बिठाने में लग जाता है, फिर अलग अलग क्लासरूम्स में उनको बिठाना, फिर उनको बाहर नहीं निकलने, फिर उनकी सारी अटेंडेंस मेजर करना, किस बच्चे को क्या, फिर उसको सारे को ड्राफ्ट करके भेजना। 3 घंटे में हम पढ़ाई कराएं या मुझे यह बता दिया जाए 3 घंटे में सरकार की फॉर्मेलिटी करा करके हम भेजें। मुझे लगता है स्कूल खोलने के बहाने गवर्नमेंट अभी क्या करती है कि अपना डाटा इकट्ठा करती है कि कितने लोगों को वैक्सीन हो गई, कितने लोगों को क्या हो गया, कितने लोगों को कोरोना है, कितने लोगों को नहीं है। तो इन चीजों के ऊपर सरकार एक बार स्पष्ट करे, क्योंकि ये चीजें स्कूलों का काम है पढ़ाई कराना, ये काम सरकार का है, ये स्कूलों के ऊपर ना थोपा जाए। फालतू के काम की आप लोगों को ये बता दीजिएगा कितने लोगों को वैक्सीन लग गया, कितने लोगों को नहीं लग गया, क्योंकि सरकारी स्कूल के टीचर काम ही यही कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल वालों को भी इसी चीज में झोंक दिया गया है कि आप भी बैठ करके यही काम करो और हमारे को रिपोर्ट बना करके डेली आप भेजते रहो। तो कहीं ना कहीं इससे पढ़ाई, बीच में इस पे फैसला आ तो गया था कि गैर शिक्षण कोई भी काम शिक्षक नहीं करेंगे। स्टिल हो रहे हैं मैम, स्टिल हो रहे हैं। और हमने तो पिछले जब अभी भी हो रहे हैं, पिछले कोविड में सारे बच्चों की रिपोर्ट बना करके हम भेज रहे हैं गवर्नमेंट के पास, डेली भेज रहे हैं। अदरवाइज एक्सेल सीट भर के आपको क्लास वाइज डाटा भरना पड़ता है और वो गवर्नमेंट के पास देना पड़ता है। कहाँ हो रहे हैं ये? क्योंकि सरकार तो कह चुकी है कि नहीं, शिक्षक केवल शिक्षण काम में योगदान देंगे। नहीं, ये वो सरकार शिक्षक को नहीं बोल रही है ना, सरकार स्कूल को बोल रही है। स्कूल किससे कराएगा? स्कूल अब हर चीज के लिए नया आदमी, बारी बारी से सबके जवाब दे दीजिए सर। सबसे ज्यादा गंभीर जो सवाल था, हालांकि सबके सवाल अपनी जगह पर सही है, जिसका आपको जवाब देना होगा, आपकी जवाबदेही बनती भी है। लेकिन आनंद, एक सेकंड, आनंद जी से शुरू करें कि जब आपकी तैयारी है, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हम पूरी तैयारी के साथ स्कूल खोल रहे हैं, तो अभिभावकों का रिस्क क्यों? देखिए अनामिका जी, सबसे पहली बात तो मैं आनंद जी की बात का उत्तर देना चाहूंगा। इस प्रकार से नेगेटिव थिंकिंग का जो हमेशा परिणाम नेगेटिव ही होता है।
ठीक है। जो आदमी नकारात्मक सोच के साथ बात रखेगा उसके मन में शंकाएं कभी समाधान नहीं होगा। यानी कि हरियाणा की सरकार पर इनको कतई भी विश्वास नहीं है। ये आनंद जी की बात से जिम्मेवारी ले रहे हैं क्या? इनका दूसरा आप की जो बात करें, आप जिम्मेवारी ले रहे हैं क्या? अगर कोई बच्चा प्रभावित हुआ तो उसकी जिम्मेवारी आप ले रहे हैं क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे आपकी बात उनके माँ बाप को बच्चा ला देंगे क्या? उत्तर देने दीजिए ना, मुझे अपनी बात को, आपकी बात को उत्तर देने के लिए बैठा हूँ। सुनिए, आपका मैं साथ के साथ आपका कह रहा हूँ, आप क्या तो कहें अभी हम जिम्मेवारी ले रहे हैं। किसी परिवार का बच्चा चला गया तो वो बच्चा आप ला देंगे। सर जवाब ले लीजिए आनंद जी, वो चुपचाप सवाल सुन रहे थे, एक बार जवाब लीजिए। हाँ बोलिए सर। सवाल के ऊपर सवाल कर रहे हैं, सवाल तो है मेरे पास, मैं जवाब दे रहा हूँ। दीजिए। अब आपका ये शंका करना कि अगर अभिभावकों से स्वीकृति पत्र लिया जा रहा है तो शायद सरकार अपनी जिम्मेदारी अभिभावक पे डालने के लिए कर रही है कि अगर आपके बच्चे के साथ कोई ऐसी घटना होती है तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। इसमें शायद का तो सवाल ही नहीं है ना सर, अगर ऐसा कुछ आप साइन करवा रहे हैं तो इसका मतलब ही यही हुआ, शायद का तो सवाल ही नहीं। अनामिका जी, आप यू आर मिस इंटरप्रेटिंग द थिंग्स। और मैं मेरे दुख के साथ कहना चाहूंगा कि आप मत कहिए, फर्क नहीं पड़ता सर, जो हो रहा है वही बता रहे हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं, आप मेरे से लिखवाएंगे कि मेरे बच्चे के साथ कुछ हुआ तो मेरा रिस्क है, तो इसका क्या मतलब है? कौन कह रहा है कि उसमें रिस्क की बात कहाँ लिखा है? आप बताइए मुझे, आप एक एंकर, आप बताइए, आपने एक बड़ी बात कर दी, हम लिखवा के ले रहे कि आपके रिस्क पे आप अपने बच्चे को देख लें, कुछ होगा तो आप जिम्मेदार रहेंगे। आप ये बात कह रहे हैं ना, आप ये बात कह रहे हैं ना कि अभिभावकों से बातचीत कर ली है, अभिभावकों से हमने बातचीत कर ली है, उनके राय मशविरा के साथ हम आगे जा रहे हैं। सवाल इस पर है। अभिभावकों की बात भी आ रही थी। अनामिका जी सुनिए, अभी आपके चैनल पे जब रिपोर्ट दे रहे थे तो अभिभावकों की बात भी आई थी कि अगर बच्चे को वहाँ सुरक्षा कवच मिलता है, सुरक्षा के इंतजाम होते हैं तो स्कूल भेजने चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए। कुछ अभिभावक ये भी कह रहे थे, तो आगे है। तो ये तो कुछ लोगों की अलग अलग राय निश्चित रूप से किसी मुद्दे को उठा लीजिए रहती है। शिक्षा मंत्री यही पूछ रहे हैं कि हमने स्वीकृति पत्र क्यों लेना चाहते हैं, सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। इस बात लीजिए, सुन रहे सब सुन लिया, सुनने के बाद ही बोल रहा हूँ, सुनने के बाद ही बोल रहा हूँ, सीधी बात का सीधा जवाब दे। तंवर साहब है, तंवर साहब क्यों ले रहे हैं? आनंद जी नहीं है, तंवर साहब ये बता दीजिए स्वीकृति पत्र की क्या जरूरत है जब आपके फुल प्रूफ एग्जाम है, तो बता दीजिए। सुन तो लीजिए, ये सब जगह तंवर साहब सुन तो लीजिए, तंवर साहब सुन तो लीजिए। ये सिर्फ मात्र इसलिए किया गया है कि जिस अभिभावक को अभी पूर्णतया ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि बच्चों को सुरक्षा कवच मिलेगा, सुरक्षा रहेगी, उनसे ये कहा गया कि आप बेशक अपने बच्चे को मत दीजिए। और जिन लोगों को विश्वास जाग गया है कि हाँ जाके सुरक्षा इंतजाम ठीक हो रहे हैं, इसके बावजूद भी स्वीकृति पत्र क्यों? जिनको विश्वास नहीं भेजेगा ही नहीं, स्वीकृति पत्र का औचित्य समझा दें। नहीं, आप सुनते क्यों नहीं? आप स्वीकृति पत्र का औचित्य समझा दें। तंवर साहब सुनिए, एक सेकंड, तंवर साहब एक सेकंड। आप क्या चाहते हैं, स्कूल ना खुले? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर जिस अभिभावक को बच्चा नहीं भेजना वो नहीं भेजेगा, स्वीकृति पत्र का औचित्य क्या है आप समझा दीजिए। नहीं खुलने चाहिए, विषय स्कूल खुलने का नहीं है, विषय आपने जो प्रतिबंध लगाया, जो स्वीकृति पत्र की बात की है, आप सिर्फ उसका औचित्य समझा दीजिए। जिस अभिभावक को अपना बच्चा नहीं भेजना नहीं भेजेगा, उसकी जरूरत कहाँ रहेगी? एक सेकंड सर, एक सेकंड, बारी बारी से भूषण साहब सुनिए। मुझे लगता है ना कि एक सवाल है जो सबके मन में है और हम बहुत हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत चुप करा दिया, वो हो गए चुप, बहुत हेल्दी डिस्कशन चल रहा है। आपको भी बच्चों की उतनी ही चिंता है जितनी हम सबको है। हम ये नहीं कह रहे कि आप बच्चों की परवाह नहीं करते, ये नहीं कहा, यहाँ कोई नहीं कह रहा, पर सवाल तो पूछे जाएंगे ना सर। स्कूल खोलने से कोई व्यक्तिगत सर स्वीकृति पत्र क्या है, उसका कोई जवाब है नहीं आपके पास। साहब एक सेकंड, सवाल जो है, एक सेकंड प्लीज भूषण साहब, आनंद जी रुक जाइए। भूषण साहब पेच जहाँ फंस रहा है, जो सवाल है उसका जवाब जो सब ढूंढ रहे हैं, आप वही जवाब दे दीजिए। अभी आपने कहा रिस्क वाली बात पे आप तमतमा रहे थे सर। ये कह रहे हैं कि जब सरकार ये कह रही है कि जो भेजना चाहे अपने बच्चे को वो भेज सकता है, जो ना भेजना चाहे ना भेजे, इसके पीछे जब मैंने सवाल पूछा आपने कहा जब बच्चे आने लगेंगे तो अभिभावकों में धीरे धीरे भरोसा बढ़ेगा, तो ऑनलाइन चीजें बंद होंगी और बच्चे स्कूल आने लगेंगे, सिलेबस कंप्लीट हो गए। जवाब था ना। इनका सवाल है कि जब आपने कह ही दिया कि भेजना चाहे तो भेजिए, नहीं भेजना चाहे तो मत भेजिए, तो फिर स्वीकृति पत्र क्यों? इस तरह से कोई पत्र ले रहे हैं आप लोग? स्वीकृति पत्र में पहली बात तो यही, कोई कंडीशन उसमें ऐसी नहीं लगाई गई है कि अभिभावक से कहा जाए कि आपके बच्चे के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं।
सरकार खोल रही है तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से स्कूलों को खोल रही है, और जिम्मेदारी के साथ साथ जितना रोड मैप तैयार किया गया उस पर अगर कोई इसको विश्वास नहीं है तो उसका तो कोई कुछ कर नहीं सकता। विश्वास तो सरकार के साथ करके चलना पड़ेगा, और अभिभावकों को ठीक है। स्वाति महेश्वरी का जवाब दे दीजिए। आप अपनी स्वीकृति इस प्रकार दीजिए ताकि उस स्वीकृति के आधार पर और लोगों में भी ये मैसेज जाए कि देखिए बहुत से अभिभावक स्वीकृति के तौर पर बच्चों को भेज रहे हैं, और धीरे धीरे ये प्रचार प्रसार होगा। टावर साहब इत्तेफाक नहीं रखते आपसे, ठीक है, भेजना शुरू कर दे, मात्र ये उद्देश्य है। आऊंगी आनंद जी, अब फाइनल कमेंट के लिए आऊंगी, पहले सबके जवाब ले लूं जरा, क्योंकि इनको जवाब तो देना पड़ेगा। स्वाति महेश्वरी ने जो सवाल पूछा था सर, अगर आपको याद है नहीं तो मैं दोहरा दूं, उसका जवाब दे दीजिए आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ, अभी स्वाति जी के तो प्रश्नों की बात मैं कर रहा था। एक बात उन्होंने की थी, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए था, तब स्कूल खोलने चाहिए थे टीचर्स का या जो स्टाफ है स्कूल का, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का है चाहे हेल्पिंग स्टाफ है। मैं वही कह रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन फिर भी इसीलिए वो पोर्टल जारी किया गया, ऐप जारी किया गया है कि तुरंत प्रभाव से उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन करवाया जाए। और जो आज की तारीख में जितनी गाइडलाइंस हम घर में अडॉप्ट कर रहे हैं, उतनी गाइडलाइंस के साथ हम बस में भी चलेंगे, उतनी गाइडलाइंस के साथ हम स्कूल में भी रहेंगे, और साथ के साथ वैक्सीनेशन का ड्राइव चलेगा। देखिए, एक न एक दिन अलाने का भी हर चीज की शुरुआत होती है, और मैं समझता हूँ कि सरकार ने ये निर्णय ऐसे लिया है कि ऐसे समय पर लिया है जब हम वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, अच्छे लेवल पर कर रहे हैं, तो स्कूल मतलब कोरोना का इतना ग्राफ नीचे आ चुका है कि हम स्कूलों को खोल सकते हैं। हाँ, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आएंगे कुछ ना कुछ, जैसे कैरिकुलम को लेकर के, रोड ट्रांसपोर्ट को लेकर के, तो उसको हम साथ साथ समाधान कर सकते हैं। इतने समय के बाद स्कूल खुल रहे हैं, तो इसमें पॉजिटिव होकर के अगर हम चलेंगे तो आपके सुझावों का भी अगर कोई ऐसी बात बिल्कुल सुझाव का आप स्वागत करें, और पॉजिटिव होकर सभी को चलना चाहिए। लेकिन जब बात बच्चों की होती है ना सर, ये एक ऐसी पौध है जहाँ पर हम 0 पॉइंट में भी रिस्क नहीं ले सकते। जब बच्चों की बात होती है तो वहाँ 0 पॉइंट में भी हम रिस्क नहीं ले सकते। बाकी आप अगर कह रहे हैं कि आप तैयार हैं तो हम भरोसा कर लेते हैं कि आप तैयार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पिछली बार कई स्कूलों में जो कोरोना विस्फोट हुआ वो ना हो और ये बच्चे सकुशल रहे। विकास जी, आपको सवालों का जवाब मिल गया? सवालों का जवाब मिला नहीं मिला, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाना, राजनीतिक पार्टियों का कुछ नहीं जाना। मैं यहाँ स्कूल निदेशकों से, टीचर से, पेरेंट से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि एक डिसीजन लिया गया है स्कूल खोलने का, हमारे बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा, तो अल्टीमेटली जो भी डिसीजन है स्कूल प्रबंधन को सामने आकर के इस चीज को आगे खड़े होकर के लड़ना चाहिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा शिक्षक समाज अपने कंधों पर लेता आया है और आज भी ले। मैं ये अनुरोध करता हूं सभी से कि आगे आए और अच्छे तरीके से, सुनियोजित तरीके से व्यवस्था बनाएं ताकि बच्चे कोई भी संक्रमित ना हो पाए। पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को अलग से वाटर बोतल देके भेजें, अलग से लंच बॉक्स देकर के भेजें, और उनको हैंड सैनिटाइजर देकर के भेजें, और उनकी भी काउंसलिंग करके भेजें कि उनको चीजें शेयर नहीं करनी है। क्लासरूम में टीचर भी ये इंश्योर करेगा कि आप अपने क्लास में मौजूद रहें और बच्चों को एक्सचेंज ना होने दें, उनकी चीजों को एक्सचेंज ना होने दें। इस तरीके से स्वाति जी कुछ कह रही थी आप वैक्सीनेशन पे? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं बोलूंगी ये बात दोबारा कि जरूर सरकार इस चीज को सुनिश्चित कर सकती है कि पहले से ही हमारे टीचर्स और कर्मचारी जो है वो टीकाकरण ले चुके हों। कोई अभी हमारे पास वक्त है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि हम 1-2 हफ्ते इंतजार नहीं कर सकते हैं, और अभी स्कूल खोलना जरूरी है और हम जरूर ये प्रक्रिया पूरी करके फिर स्कूल खोल सकते हैं। दूसरी बात मैं ये बोलूंगी कि देखिए, जब अभी भी हम दूसरी लहर से बाहर नहीं आ पाए हैं, तो सरकार जब अनलॉक करती है और इतनी तेजी से अनलॉक करती है तो लोगों के मन में भी ये भ्रम आता है कि शायद कोरोना अब खत्म हो गया है, अब हम नॉर्मलसी की तरफ चले गए हैं। और इससे भी लोगों के मन में जो आप ये देखते हैं कि घूमने निकल गए और जो लोग इस तरह की अपने नॉर्मल जीवन की एक्टिविटीज करते हैं, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए सरकार का भी उत्तरदायित्व है कि जो आप अनलॉक कर रहे हैं उसको ग्रेडेड अनलॉक करिए, उसको एकदम से सब चीजें खोलने की तरफ मत भागिए, फिर आप दोबारा बंद करने की तरफ क्योंकि भागते हैं। तो कोशिश करिए कि हम धीरे धीरे चीजों को खोलें और ये देखें कि अगर हम इस चीज को खोलते हैं तो इसका क्या। ठीक है मैम, इतना और ज्यादा वक्त है नहीं। मैं आपका जहां तक सवाल समझ पाई हूँ, हालांकि आपकी जो चिंता है वो सबकी चिंता है कि कल सुबह से बच्चे स्कूल जाने लगेंगे 9वीं से 12वीं वाले। इसके लिए हमने पहले से ये पक्का नहीं किया। अभी भी आप कह रहे हैं कि मोस्टली लोगों का हो गया है वैक्सीनेशन जो बच्चों के संपर्क में आएंगे भूषण साहब, लेकिन जब आप मोस्टली कहते हैं, लगभग कहते हैं, यानी कि कुछ लोग बाकी रह गए हैं। ठीक, 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोलेंगे सर। ये और कम उम्र के बच्चे होंगे और इसके बाद और कम उम्र के बच्चों के लिए कक्षाएं लगनी शुरू हो जाएंगी, आप जिस हिसाब से अनलॉक कर रहे हैं।
क्या आप यहाँ हरियाणा न्यूज पर यह भरोसा देते हैं कि 23 जुलाई से पहले कम से कम सरकार ये कोशिश करेगी, ये प्रयास करेगी कि कोई एक शख्स भी बाकी ना रह जाए जो बच्चों के संपर्क में आए बिना वैक्सीनेशन के? अनामिका जी, इतनी बड़ी बात के लिए एक व्यक्ति तक की बात अगर आप करती हैं तो मैं नहीं समझता कि मैं इस बात को गारंटी से ये कह सकता हूँ कि एक भी व्यक्ति जो स्कूल प्रबंधन से जुड़ा है, चाहे वो अध्यापक हो चाहे प्रबंधन में हो, कहीं भी वो बिना टीका के नहीं रहा होगा। इतनी बड़ी बात कहना कोई सहज बात नहीं है। लेकिन एक बात जो है कि जिस प्रकार से सरकार ने 13 करोड़ रुपए सिर्फ इस व्यवस्था के लिए अलग से ग्रांट जारी की है कि ठीक है सर, बस ठीक है, एक सेकंड नहीं है, वक्त नहीं है सर। एक छोटा सा सवाल मिल गया जवाब आपका। एक छोटा सा सवाल और ले रही हूँ आपसे, बस एक छोटा सा सवाल, औरों को केवल 20 सेकंड दूंगी, आपको 30 सेकंड दे रहे हो इसका जवाब के लिए। फिर आपके उस ऐप का क्या जिसमें आपने एक डेडलाइन दी है और स्कूल प्रबंधनों को बता दिया है कि सबका वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए? वो 23 तारीख तक उस ऐप के माध्यम से भी 23 तारीख तक सभी का दोबारा से वैक्सीनेशन करवा देना या छूटे हुए का वैक्सीनेशन करवाना। मैं नहीं कह सकता कि 23 तारीख वैसे पेज यहाँ पर ये भी है कि दोनों डोज कैसे हो पाएगा, लेकिन उस ऐप के उस ऐप सुन तो लीजिएगा, उस ऐप के माध्यम से पूरी की पूरी स्थिति जो है सरकार के पास जाकर के प्राथमिकता के आधार पर, चलिए ठीक है, डिपार्टमेंट के साथ लेकर ठीक है, प्राथमिकता के आधार। हालांकि कई सवालों के जवाब नहीं मिले भूषण साहब, लेकिन फिर भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले, फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि कल से जब बच्चे स्कूल जाएं सब कुछ ठीक रहे और जैसा सरकार सोच रही है धीरे धीरे सब पटरी पर लौटे। मैं वक्त देना चाह रही थी लेकिन फाइनल कमेंट्स के लिए आज वक्त बचा नहीं है, बड़ी माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आप सबों का। कोरोना तोड़ रहा है दम, आओ स्कूल चले। हम इस मैसेज के साथ ये गांठ बांधकर 9वीं से 12वीं तक के बच्चे कल स्कूल के लिए निकले कि कोरोना कम जरूर हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। तो स्कूल प्रबंधन की तैयारियां और सरकार की तैयारियां, प्रशासनिक तैयारियां अपनी जगह पर है। आपके लिए बहुत बड़ी बातें होंगी ये। आप मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी मेंटेन रखिए और सैनिटाइजर साथ में लेकर जाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। नमस्कार।